स्टार्ट करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री में, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ी सी छोटी छोटी बातें जो लास्ट क्लास में मैंने जहाँ पर ख़त्म किया था मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला था दैट वी हैव टू स्टार्ट रिवीजन ऑल्सो, क्योंकि हम लोग के पास टाइम की अवेलेबिलिटी काफ़ी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 11th के टॉपिक्स को रिवीजन भी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते ही होंगे कि लॉकडाउन 4.0 अनाउंस हो गया है, सीज़न 4.0 आ गया है और थोड़ी सी एंशियसनेस सब में होगी और डेफिनेटली जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती उसके बारे में हम एंशियस होते हैं। वो इट्स बेसिक ह्यूमन बिहेवियर। हम लोगों को इसकी थोड़ी सी आदत भी अभी पड़ जानी चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग इसके अंदर ही चल रहे हैं। बट द बेसिक फैक्ट इज़ कि हम लोगों को अल्टीमेटली क्या करना है, टाइम का यूटिलाइजेशन करना है, क्योंकि दिस इज़ द थिंग दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इन्फ्लुएंशियल इन द फ्यूचर पार्ट ऑफ आवर जर्नी। जब हम लोग नेक्स्ट ईयर नीट या जेई का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो ये जो इस समय का जो टाइम चल रहा है ना, अभी हमने कैसे यूटिलाइज़ किया ये बहुत मैटर करने वाला है। तो अगर आप लोग उस चीज़ को बहुत प्रॉपर वे में कनेक्ट करते हैं, बहुत प्रॉपर वे में जाते हैं और उस चीज़ के पीछे लग जाते हैं बढ़िया से, तो रिवीजन अगर उतना प्रॉपर रहेगा तो उस कंडीशन में डेफिनेटली एक चांस है कि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकेंगे 11th को, मतलब 11th के सिलेबस को हम लोग बहुत अच्छे से पकड़ बना सकेंगे। और ये पकड़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार कहा था कि 11th के सिलेबस से 55 to 60% क्वेश्चंस जो होते हैं वो आ जाते हैं, और जो 12th के सिलेबस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उसमें भी कहीं 2-5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 11th के कॉन्सेप्ट से रिलेट कर रहे होते हैं। तो अगर आपका 11th के कॉन्सेप्ट वीक हैं या कहीं पे भी हमने कुछ चीज़ें छोड़ी हुई हैं, तो थोड़ी परेशानी होती है हम लोगों को नीट या जेईई जैसे एग्जामिनेशन क्रैक करने में। सो अभी हम क्या कर सकते हैं, व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज़ हाउ टू रिवाइज। क्योंकि ठीक है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, कई बार बोल दिया, लेकिन हाउ टू रिवाइज। मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बोला था, और मैंने कहा था कि ये हमें एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रिपरेशन का। अगर हम किसी भी टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो वो हमें आगे जाके बहुत हेल्प करते हैं, जब हमें टाइम बीत जाता है और एक टॉपिक हम जिससे डिस्कनेक्ट हो रहे होते हैं, या फिर एग्जामिनेशन में वो 11th से टॉपिक आ रहा होता है टेस्ट के अंदर और हमको रिवीजन करना होता है, टाइम कम होता है, तभी शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये वही समय है जिसमें हमको क्या करना है, उन शॉर्ट नोट्स को इस्तेमाल करना है। हालांकि अभी एग्ज़ाम्स बहुत दूर हैं, बट क्योंकि हम लोग घर में हैं, टाइम अवेलेबिलिटी खूब है, आप क्या करेंगे, जो हमारा अभी करंट टॉपिक चल रहा है इसके शॉर्ट नोट्स तो प्रिपेयर करने ही हैं, साथ ही साथ आप क्या करिए, जो आपके 11th के टॉपिक्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स भी रिवीजन करना चालू कर दीजिए। इससे क्या हेल्प होगी कि एक तो हमारे 11th के टॉपिक्स जो हैं वो वापस रिक्रिएशन चालू हो जाएगा दिमाग के अंदर, उनको वापस से हमारे दिमाग में एक उनकी फ्रेश इमेज क्रिएट होना चालू हो जाएगी, और हम उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वापस से एक इंटरेस्ट डेवलप कर लेंगे, जो कहीं ना कहीं इस दौरान हमारा क्या टूट गया होगा, या नहीं टूटा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर टूट गया है तो वापस डेवलप हो जाएगा। व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज़ कि हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लेते हैं, से हम लोग सब लोग केमिकल इक्विलिब्रियम ले लेते हैं, और केमिकल इक्विलिब्रियम से इस रिवीजन को हम स्टार्ट देते हैं 11th क्लास से के अंदर। जो बच्चे नए जुड़े हैं हम लोगों के साथ, ठीक है, जो नया स्टूडेंट आए हैं, वो डिसअपॉइंट ना हो, ये ना सोचें कि हमने तो 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा ही नहीं, हमारे पास तो शॉर्ट नोट्स हैं ही नहीं, हम कैसे करेंगे। आप लोगों ने 11th के अंदर डेफिनेटली एनसीईआरटी से इक्विलिब्रियम ज़रूर पढ़ा है। आप लोग क्या करिए, अपने एनसीईआरटी के इक्विलिब्रियम को बढ़िया से वापस पढ़िए, उससे छोटे छोटे पॉइंट शॉर्ट नोट्स फिर से निकालिए, और उन शॉर्ट नोट्स को, जैसा कि मैं सब बच्चों को कहने जा रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से बनाए हुए शॉर्ट नोट्स विद एनसीईआरटी विद माय नोट्स पोस्ट करें, और जो बच्चे नए हैं वो एनसीईआरटी से उन शॉर्ट नोट्स को बनाएं और पोस्ट करें। इसको करने के बाद हम करेंगे क्या, व्हेन यू प्लेस दीज काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स इन दिस ग्रुप, व्हाट आई विल डू इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी दो शॉर्ट नोट्स कि आप लोगों ने कितना इफेक्टिवली जो मैंने आपको समझाया वो किया है। सेकेंडली, उस इफेक्टिवनेस को तो मैं देख लूँगा, लेकिन उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो आपके पास आएंगी ही, लेकिन उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी मैं क्या करने लगूँगा, ग्रुप में पोस्ट करने लगूँगा। इससे क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम जो हमारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका रिविजन पैरेलली होना शुरू हो जाएगा। हम बहुत ज़्यादा समय केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं देंगे इस समय, हमारा बेसिक फोकस स्टीरियो केमिस्ट्री ही रहेगा, लेकिन हम अगर दिन में आधा घंटा भी निकाल के केमिकल इक्विलिब्रियम को देंगे, जो हम बहुत इजीली कर सकते हैं, हाफ आवर टू 45 मिनट्स अगर हम उधर पुट करेंगे, तो वो चैप्टर हमारा 4-5 डेज 6 डेज के अंदर वापस से रिवीजन हो जाएगा। एंड देन अगेन इसी साइकिल को रिपीट करेंगे, 6 दिन बाद एक नया चैप्टर आपको बोलूँगा
और उसके शॉर्ट नोट्स आप पुट कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग हम फिर अगेन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो हमने जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने RMS नोमेनक्लेचर को सीख लिया था कि कैसे निकालते हैं, और मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ये एनेंटियोमर, डायस्टीरियोमर ये सब देखने के लिए बहुत काम आता है, तो उसका यूज़ भी हम सीखेंगे। और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये एनेंटियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स ये बेसिकली हैं क्या। सो स्टार्टिंग में भी जब मैंने पहला लेक्चर लिया था तो मैंने वहाँ पर स्टार्टिंग में दिखाया था कि कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है। कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर हम लोग दो पार्ट देखते हैं, एनेंटियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स। एनेंटियोमर्स सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर्स शो कर रहे होते हैं और डायस्टीरियोमर्स जो है वो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों आइसोमेरिज्म में पाए जाते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे मैंने बोल दिया था कि इसको आगे डील करेंगे, अभी वही टाइम आ गया, हम डील करते हैं एनेंटियोमर्स एक्चुअली क्या है। एनेंटियोमर्स इसे समझते हैं। सो एनेंटियोमर्स बेसिकली क्या है? एनेंटियोमर्स आर बेसिकली नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। एक तो क्या होने चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होने चाहिए, और इनके अंदर एक बेसिक कंडीशन होती है कि ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, क्योंकि अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है ना तो मिरर इमेज कभी सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल आएगी ही नहीं। मिरर इमेज कैसी आएगी? सुपर इम्पोजेबल आएगी। कोई ना कोई प्लेन ऐसा ज़रूर मिल जाएगा, कोई ना कोई सेंटर ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जिसके सराउंडिंग में मॉलिक्यूल क्या हो, या जिसके अराउंड मॉलिक्यूल क्या हो, सिमेट्रिक हो, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूल की इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो आप ये भी चेक करें कि क्या कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है और फिर तुमको ऐसा लग रहा है कि मॉलिक्यूल की इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो इट इज़ यूजलेस, क्योंकि उसके अंदर किसी ना किसी टाइप की सिमेट्री ज़रूर होगी। तो एनेंटियोमर्स के लिए बेसिक कंडीशन क्या हो गई? ऑप्टिकली एक्टिव। सेकेंड चीज़ हम क्या देखेंगे? उस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज जो हो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, और वो डेफिनेटली होगा। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज बेसिकली टर्म्ड एज एन एनेंटियोमर। समझ में आया बात? दिस इज अ स्टीरियो आइसोमर। इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जैसे कि अगर आप इस कंपाउंड को देखें, यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। आप देख सकते हो इस मॉलिक्यूल में एक ही किरल कार्बन है। मैंने पिछली क्लास में भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ, अगर मॉलिक्यूल में एक ही किरल कार्बन है, देयर इज ओनली वन किरल सेंटर इन अ मॉलिक्यूल, दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, नो डाउट अबाउट इट। अगर मॉलिक्यूल के अंदर ओनली एक किरल कार्बन है, एक ही किरल सेंटर है, वो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल सिर्फ एक कार्बन ऐसा पोजेस कर रहा है जो क्या है? किरल सेंटर है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये मॉलिक्यूल क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इसी की मिरर इमेज जो है आप देखिए, तो ये जो मिरर इमेज आपस में ये दोनों कंपाउंड होंगे, इनको हम क्या बोल देंगे? दे आर एनेंटियोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों आपस में क्या है? एनेंटियोमर्स हैं, ठीक है। सो दिस मिरर इमेज इज गोइंग टू बी द एनेंटियोमर ऑफ दिस कंपाउंड और वाइस वर्सा। देन अगर मैं इस कंपाउंड को मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि डी फॉर्म है, कंसिडर कर रहा हूँ, पता नहीं है मुझे, कंसिडर कर रहा हूँ। क्यों कंसिडर कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो डी या प्लस निकलता है, कैसे निकलता है? ये प्रीवियस क्लासेस में बताया गया दैट इट इज एन एक्सपेरिमेंटल फिनोमिनन, ये एक्सपेरिमेंटली ही निकाला जाता है, ठीक है ना। हम नहीं बता सकते कि ये मॉलिक्यूल ऐसे देख कर हम नहीं बता सकते, ठीक है, कि भाई ये डी फॉर्म है या प्लस फॉर्म है या एल फॉर्म है या माइनस फॉर्म है, ठीक है। अगर ये डी फॉर्म है, अगर मैं मान लूँ कि ये डी फॉर्म है, तो इसका जो एनेंटियोमर होगा ना, जो इसकी मिरर इमेज होगी, वो बेसिकली क्या होगी? एल फॉर्म होगी। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर ये डी फॉर्म है, डी और प्लस एक ही बात होते हैं, तो उस कंडीशन में इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी? एल फॉर्म हो जाएगी, और या फिर माइनस फॉर्म हो जाएगी, और इन दोनों को आपस में हम क्या बोलेंगे? एनेंटियोमर्स बोलेंगे, ठीक है। एनेंटियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये चीज़ हम दिमाग में बिठा के रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगला एग्जांपल देखो यहाँ पर, क्योंकि अब एक किरल कार्बन से ज़्यादा के लिए क्या, तो मैंने एक किरल कार्बन से ज़्यादा लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो किरल कार्बन है मॉलिक्यूल के अंदर। इस कंडीशन में अब मुझे पहले ये चेक करना है कि कहीं कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री तो मॉलिक्यूल में नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ ना तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है और ना ही कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रही है। क्या क्यों नहीं मिलेगी वो देखो, CH3 CH3 OHCl। अब ये दोनों आपस में डिफरेंट है, तो मैं इसको दो इक्वल पार्ट्स पे कभी भी डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, और क्योंकि ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगे, तो ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी ना सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी। तो दिस मॉलिक्यूल इज बेसिकली एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड।
अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो इस पर हमेशा नॉन सुपर इम्पोजिबल आएगी। उठाओ रखो, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, बेसिकली एनेंटियोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो दीज टू आर एनेंटियोमर्स ऑफ ईच अदर। देन एनेंटियोमर एग्जिस्ट ओनली फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा तो भाई उस कंडीशन में एनेंटियोमर एग्जिस्ट करने का कोई चांस ही नहीं है, एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता एनेंटियोमर। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर देखिए, नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल, इसको देखिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, और अगर इसको मैं उठाकर रखूं तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल भी नजर आ रहा है। तो ये आपस में क्या होंगे, एनेंटियोमर? जी नहीं, ये आपस में एनेंटियोमर नहीं है। क्यों? अभी जो बात बोली कि मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव भी होना पड़ेगा। क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है? जी बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आई कैन डिवाइड दिस मॉलिक्यूल इन 2 इक्वल हाफ्स, और क्योंकि मैं इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, ये मॉलिक्यूल कभी भी ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होगा। तो मुझे इसकी मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल क्यों नज़र आ रही हैं? भाई ये भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि जिस प्लेन में मॉलिक्यूल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है उसी प्लेन में मिरर लगाइए और फिर उसके बाद मिरर इमेज देखिए, वो सुपर इम्पोजिबल आएगी। तो क्योंकि ये कंपाउंड क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पोजेस कर रहा है, तो किस प्लेन के अंदर ये कटेगा 2 इक्वल पार्ट्स में? दिस इज द प्लेन इन विच इट विल बी गेट डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो हमें मिरर कैसे लगाना पड़ेगा? मिरर भी इसी तरीके से लगेगा। अगर यहाँ मिरर लगाऊंगा देन उसकी मिरर इमेज देखूंगा, it is going out to be superimposable. So this is an optically inactive compound, so as this compound is also optically inactive. तो basically ये एक दूसरे के mirror image नहीं है, they are identical compounds. Clear? ये आपस में क्या है, identical compounds है, they are not enantiomers. Identical इसलिए क्योंकि देखो इनके molecular formula same, इनका structural formula same, ठीक है। अब ये ना तो प्लेन पोलराइज लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो रोटेट ही नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, तो पीपीएल को भी रोटेट नहीं कर रहे हैं, तो कोई सी भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो इनको डिफरेंशिएट कर सकती है। तो बिकॉज दे कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल, क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम इनको क्या कह सकते हैं, दैट दे आर बेसिकली आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स, ठीक है ना। सो दे बोथ आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स, रिमेंबर इट। सो इस टाइप के केसेस मिलेंगे हमको जहाँ पर मॉलिक्यूल ऐसा नज़र आता है कि शायद एनेंटियोमर है, बट टू बी वेरी फ्रैंक हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, चेक हमेशा करें कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो। किसी भी इंस्टेंट पे अगर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ और आपने उसकी मिरर इमेज ऐसे डायरेक्टली, क्योंकि हमें आदत पड़ जाती है ऐसे मिरर लगाने की, सो दिस इज गोइंग टू बी योर हैबिट कि आप ऐसे ही मिरर पोज कर रहे होंगे, मतलब प्लेस कर रहे होंगे और फिर ऐसे ही मिरर इमेज देख रहे होंगे, तो आपको नजर आएगा कि नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज है और आप तुरंत आंसर क्या देंगे, एनेंटियोमर, बट इट इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग आंसर बिकॉज द मॉलिक्यूल इज गोइंग टू हैव प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो दीज काइंड ऑफ केसेस बी वेयर, ठीक है, ऐसे केसेस आएंगे। देन एनेंटियोमर के बाद अगली टर्म है हमारी डायस्टीरियोमर्स। नाउ व्हाट आर डायस्टीरियोमर्स? बेसिकली डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, दे आर नॉट मिरर इमेजेस। सुपर इम्पोजिबल या नॉन सुपर इम्पोजिबल का बात ही नहीं है, दे आर नॉट मिरर इमेजेस। दे आर आइसोमर्स बट दे आर नॉट मिरर इमेजेस। आइसोमर्स है मतलब उनका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, उनके ओरिएंटेशन अलग अलग हैं, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में डेफिनेटली रोटेट कर रहे होंगे, ठीक है, थीटा अलग अलग आएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप देखेंगे थीटा जो अपन ने पढ़ा था कि जिस एंगल से लाइट को रोटेट करता है ना, प्लेन पोलराइज लाइट जितना एंगल रोटेट होता है वो डिफरेंट आएगा, लेकिन इनके स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला ही डिफरेंट होंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो क्या करें, बेसिकली मिरर इमेज ही ना हो एक दूसरे की, ठीक है, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला क्या रहे, डिफर करे, ओरिएंटेशन डिफर करे, ठीक है, थीटा जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट किया जाएगा जिस एंगल पे वो डिफर करे। ऐसा भी हो सकता है कि एक मिरर इमेज रोटेट करती हो दूसरी नहीं करती हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि दोनों ही रोटेट ना करते हो लेकिन उनके स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला डिफर कर रहे हो। तो दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि डायस्टीरियोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी मिलेगा और ऑप्टिकल आइसोमर में भी मिलेगा।
सो ये हम चीज़ ध्यान रखेंगे। यहाँ पर वो ऑप्टिकल एक्टिविटी वाली कंडीशन भी क्या हो जाती है, नल एंड वॉइड हो जाती है। यहाँ पर कोई ऑप्टिकली एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। एनी टू कंपाउंड्स विच आर स्टीरियो आइसोमर्स बट दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस ना हो, तो ऐसे दो स्टीरियो आइसोमर्स आपस में क्या कहलाएंगे, डायस्टीरियोमर्स कहलाएंगे। जैसे कि अगर आप देखें इस कंपाउंड को देखिए, ठीक है, और इसको देखिए, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। और अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर ये कंपाउंड और ये कंपाउंड आपस में मिरर इमेज है ही नहीं, ठीक है। आप देख सकते हैं इधर ये Cl तो रिपीट हुआ, लेकिन यहाँ पर OH रिपीट होना चाहिए था, यहाँ क्या आया, H आया। दीज आर नॉट एक्चुअली मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, तो दीज आर डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला ज़रूर चेक करो। क्या होता है कि डायस्टीरियोमर जब हम देखने जाते हैं तो हम कभी कभी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं ज़बरदस्ती डायस्टीरियोमर बनाने की। वो कभी कभी पोजीशन आइसोमर हो सकता है, ठीक है ना, कभी कभी चेन आइसोमर हो सकता है। लेकिन क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन देखते हैं, हमारे दिल में एक ख्याल आता है कि या तो इनएंशियोमर है या डायस्टीरियोमर है या मीजो कंपाउंड है, ठीक है ना। तो ये जो ख्याल आता है ना, इसके चलते हम क्या होता है बाकी चीज़ों से डिल्यूजन में आ जाते हैं और हम ये देखना भूल जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पोजीशन चेंज होगी किसी ग्रुप की। सो आपको ये भी चेक करना है कि मॉलिक्यूल के अंदर किसी ग्रुप की पोजीशन चेंज ना हो रही हो। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या रहे, सेम रहे, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहे, सेम रहे। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, फिर अगर ओरिएंटेशन में चेंज है तो वो स्टीरियो आइसोमर होगा, और जब वो स्टीरियो आइसोमर होगा तब ही वो क्या हो सकता है, डायस्टीरियोमर हो सकता है। तो ये क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स हैं, और क्योंकि यहाँ पर ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है तो ये क्या कहलाएंगे, बेसिकली डायस्टीरियोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। ये ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर्स हैं क्योंकि ये दो ऑप्टिकल आइसोमर में मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगला केस जो है सिस और ट्रांस। सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स आर आल्सो व्हाट, स्टीरियो आइसोमर्स। भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी तो स्टीरियो आइसोमरिज्म का ही एक पार्ट है ना, तो ये भी क्या है, आपस में स्टीरियो आइसोमर ही हैं। लेकिन क्या सिस और ट्रांस एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे दिखते हैं, नहीं दिखते, ठीक है। दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। सो स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर डायस्टीरियोमर्स। दे मे बी ऑप्टिकल, may be geometrical, but they will be termed as diastereomers. They may be optically active, they may not be optically active, but if they are not mirror images of each other, they will be diastereomers. So यहाँ पर ये आपस में क्या है, ये दोनों भी डायस्टीरियोमर है और ये दोनों भी डायस्टीरियोमर है। तो इनएंशियोमर और डायस्टीरियोमर का जो हमारे का हमको जो डिफरेंस है वो हमको पता चल चुका है। आगे बढ़ते हैं रेसेमिक मिक्सचर्स के अंदर। Now this is another thing, racemic mixtures. What are racemic mixtures? Basically racemic mixtures are equimolar mixtures of dextrorotatory and levorotatory form, or you can say these are equimolar mixtures of two enantiomers. दो enantiomers के equimolar mixture को हम क्या कहते हैं, बेसिकली racemic mixture कहते हैं। अगर मैं क्या करूँ 50% D फॉर्म लेता हूँ सॉल्यूशन और 50% L फॉर्म का सॉल्यूशन लेता हूँ और इन दोनों को आपस में क्या कर देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ, तो D और L क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर D और L फॉर्म इक्वल अमाउंट में मिक्स हो गए तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा बेसिकली वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो D फॉर्म थी वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को थीटा से क्लॉकवाइज घुमाती थी, और जो आपका लेबोरेटरी फॉर्म था, L फॉर्म था, वो क्या करेगा, D फॉर्म का ही तो मिरर इमेज है, वो उतना ही एंगल एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। सो एक्चुअली प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट क्या हो जाएगी, नेट रोटेशन क्या निकल के आएगा, 0। भाई आपने D फॉर्म और L फॉर्म को क्या कर दिया, एक सॉल्यूशन में मिला दिया। अब आपने क्या किया, पोलारीमीटर में उस सॉल्यूशन को भर लिया और उससे प्लेन पोलराइज लाइट आपने पास कराई। अब D फॉर्म क्या करेगा, उसको थीटा एंगल पे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, और L फॉर्म क्या करेगा, वापस रोटेट कर देगा एंटी क्लॉकवाइज। तो व्हेन इट विल कम आउट ऑफ द पोलारीमीटर, बेसिकली देयर विल बी नो ऑप्टिकल रोटेशन इन दिस प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। सो आप क्या बोल दोगे कि सॉल्यूशन कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो इक्विमोलर मिक्सचर्स ऑफ D एंड L फॉर्म या प्लस और माइनस फॉर्म आर टर्म्ड एज व्हाट, रेसिमिक मिक्सचर्स। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लस माइनस लैक्टिक एसिड, प्लस माइनस ग्लूकोज, दे आर ऑल बेसिकली व्हाट, रेसिमिक मिक्सचर्स ऑफ पर्टिकुलर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर्स हमेशा एनएंशियोमर के बन रहे हैं, मतलब क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के ही बन रहे हैं, है ना।
सो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं, लेकिन सॉल्यूशन जो बनता है वो कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। तो प्लस फॉर्म और माइनस फॉर्म को अगर इक्वल अमाउंट में मिला दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और इसे हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। बेसिकली रेसिमिक मिक्सचर्स जो होते हैं ये ऑप्टिकल एक्टिविटी लूज कर देते हैं। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर्स ऑप्टिकल एक्टिविटी लूज कर देते हैं, और ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी लूज करते हैं, जो ये ऑप्टिकल इनएक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ द रोटेशन ऑफ पीपीएल। एक्सटर्नली कंपनसेट कर दिया गया है रोटेशन को पीपीएल के। एक्सटर्नली कैसे कंपनसेट किया गया है रेसिमिक मिक्सचर्स के अंदर, भाई डी फॉर्म थी वो तो ऑप्टिकली एक्टिव थी, एल फॉर्म थी वो भी ऑप्टिकली एक्टिव थी। अब दोनों ही अलग अलग रोटेशन कर रहे थे, ठीक है ना, सेम थीटा घुमा रहे थे, एक क्लॉकवाइज घुमा रहा था, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था, लेकिन एज सून एज यू मिक्स द टू सॉल्यूशंस नेट रोटेशन क्या हो गया, जीरो। सो आपने मिक्स किया, आपने क्रिएट किया, एक्सटर्नली कंपनसेट किया उस नेट रोटेशन को। समझ में आया बात। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर एक्सटर्नली लूज कराई जाए, मिक्स करके लूज कराई जा रही है, सो इसकी वजह से ये सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए दोनों ही, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ द रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। सो रेसिमिक मिक्सचर्स आर बेसिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ द रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है रेसिमिक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के अंदर डायरेक्टली, कि रेसिमिक मिक्सचर्स क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, एक्सटर्नल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज टाइप के ऑप्शंस देके पूछ लेते हैं। एक्सटर्नली कंपनसेट कर रहे हैं, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो दिस इज योर रेसिमिक मिक्सचर्स। रेसिमिक मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड अगेन इनटू डी एंड एल फॉर्म, दैट विल बी टॉक अबाउट लेटर। ठीक है, विल टॉक अबाउट इट लेटर, कैसे उसको सेपरेट करते हैं, लेकिन रेसिमिक मिक्सचर्स को हम फिर से सेपरेट कर सकते हैं डी और एल फॉर्म के अंदर। नाउ नेक्स्ट चीज़ हमारा क्या है यहाँ पर, मेसो कंपाउंड्स। मेसो कंपाउंड्स क्या होते हैं, मेसो कंपाउंड्स अनदर इंपॉर्टेंट क्लास इसी के अंदर, स्टीरियोआइसोमेरिज्म के अंदर। बेसिकली मेसो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। इट इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल जिसका एटलीस्ट एक डायस्टीरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल जिसका कम से कम एक डायस्टीरियोमर जो हो वो कैसा हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोल देते हैं, मेसो कंपाउंड्स। एक डायस्टीरियोमर ऑप्टिकली कैसा होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, लेकिन मॉलिक्यूल जिसके लिए हम बात कर रहे हैं वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो मेसो कंपाउंड्स के अंदर या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी जिसकी वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, या फिर उनके अंदर क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा जिसकी वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि हम बोल ही रहे हैं कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल जो है इसका एक स्टीरियोआइसोमर, एक डायस्टीरियोमर कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, या तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही होगी या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही होगी, उसको हम आगे देख लेंगे अभी। ठीक है, मेसो कंपाउंड्स भी ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव ही होते हैं, क्योंकि वो तो पहली बेसिक डेफिनेशन ही है उसकी कि ऑप्टिकल इनएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द इंटरनल कंपनसेशन ऑफ द रोटेशन ऑफ पीपीएल। रेसिमिक मिक्सचर में कैसा हो रहा था, एक्सटर्नली कंपनसेट हो रहा था, यहाँ इंटरनली कंपनसेट होगा। कभी भी कोई कंपाउंड मीजो नहीं होगा अगर उसमें एक ही किरल कार्बन हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर किसी कंपाउंड में एक ही किरल सेंटर है तो वो हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो हम कह रहे हैं कि मीजो कंपाउंड्स क्या हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, और ऑप्टिकली इनएक्टिव है लेकिन उनका कोई ना कोई एक डायस्टीरियोमर क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है। तो यानी इसके अंदर एक से ज़्यादा किरल कार्बन ज़रूर होंगे। ठीक है, वरना हम किसी डायस्टीरियोमर को ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बना पाते अगर एक ही किरल सेंटर होता तो। ठीक है, सारे ही अगर एक ही किरल सेंटर है तो वो हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होता, या फिर वो हमेशा ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होता। अगर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो हम उसका कोई भी स्टीरियोआइसोमर क्रिएट नहीं कर पाएंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव हो अगर एक ही किरल सेंटर है। और अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, एक किरल सेंटर का मॉलिक्यूल अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आप ऐसा कोई स्टीरियोआइसोमर क्रिएट नहीं कर सकते जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पे डेफिनेट बात है कि यहाँ एक से ज़्यादा किरल सेंटर होने हैं मीजो कंपाउंड्स के अंदर। इसीलिए मैंने कहा कि या तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या फिर यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। तो आगे देखो चेक करते हैं क्यों इंटरनल कंपनसेशन हो रहा है।
तो जैसे इस मॉलिक्यूल को देखिए, इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें दिख रहा है, ठीक है। ये कार्बन भी किरल है, दिस कार्बन इज किरल कार्बन एंड दिस इज आल्सो योर किरल कार्बन, बट दीज आर टू सिमिलर हाफ्स, दो इक्वल पार्ट्स में हमने काट दिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब देखो क्या है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या? ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल है। देखो OH OH रिपीट हो गया, CH3 रिपीट हो गया, HH रिपीट हो गया। तो अगर मैं इस प्लेन की जगह पर एक मिरर लगा दूं ना, तो ये पार्ट और ये पार्ट एग्जैक्टली एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, और ये दोनों किरल कार्बन भी है। तो अगर ये वाला कार्बन D फॉर्म में है तो ये वाला कार्बन किस में होगा, L फॉर्म में होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। मतलब अगर ये कार्बन क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो ये वापस क्या कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो सपोज करो ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट है। अब ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट आई और ये इस किरल कार्बन से पास करी और इसने इसको क्लॉकवाइज थीटा डिग्री पे घुमा दिया। जब ये सेकंड कार्बन पे जाएगी तो ये वापस एंटी क्लॉकवाइज थीटा पे घुमाएगा, और जब मॉलिक्यूल से बाहर निकल के आएगी तो बेसिकली नेट रोटेशन क्या होगा, 0। तो इंटरनली ही कंपनसेट कर दिया मॉलिक्यूल ने रोटेशन को, समझ में आया बात। पीपीएल के रोटेशन को मॉलिक्यूल ने इंटरनली ही कंपनसेट कर लिया, इसीलिए ये मॉलिक्यूल बेसिकली क्या है, आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में किरल कार्बन तो थे, ये हमने पहले भी देखा था कि जिन मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है या सेंटर ऑफ सिमेट्री आती है वहाँ किरल कार्बन तो थे, लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हुए, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल ने इंटरनली ही कंपनसेट कर लिया रोटेशन को, इसी वजह से वो क्या हो जाते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। अब जैसे ये साइक्लोब्यूटेन है, इस साइक्लोब्यूटेन के अंदर आप देखिए दो ग्रुप लगा रखे हैं हमने, दो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा रखे हैं हमने बेसिकली, ठीक है, दोनों तरफ सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा रखे हैं। इस सिस फॉर्म में मैंने इसको रखा हुआ है इस मॉलिक्यूल को, ठीक है। नीचे इधर भी H है और अगर यहाँ देखेंगे तो ये भी H है, मॉलिक्यूल सिस फॉर्मेशन में पड़ा हुआ है और दोनों तरफ सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं। एक साइड वाला सेकेंडरी ब्यूटाइल R फॉर्म में है, RS नोमेनक्लेचर पढ़ा था ना मैंने, कहा था इनैंशियोमर डायस्टेरियोमर देखने के काम में आएगा, यहाँ काम में आएगा, प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने के भी काम में आएगा। देखो कैसे, ये R फॉर्म में है और ये कार्बन कैसा है, S फॉर्म में है। मतलब अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज करेगा। तो बेसिकली ये दो सिमिलर हाफ्स हो गए। इसको हम दिमाग में इस पिक्चर को बना भी सकते हैं कि अगर कोई साइक्लिक रिंग है और वो सिस फॉर्मेशन में उस पर दो ग्रुप लगे हुए हैं, सिमिलर ग्रुप्स लगे हुए हैं सिस फॉर्मेशन में, ठीक है, उनमें से, और उन दोनों जो सिस फॉर्मेशन में जो दोनों ग्रुप्स लगे हुए हैं उन दोनों ग्रुप्स के अंदर किरल सेंटर है। तो अगर एक किरल सेंटर R है और दूसरा किरल सेंटर S है तो इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। ये मॉलिक्यूल बेसिकली यहाँ पर क्या कंटेन कर रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कंटेन कर रहा है। दिस इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, दिस इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दिस मॉलिक्यूल। इस प्लेन के अराउंड ये मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिक है, और क्योंकि इस प्लेन के अराउंड ये सिमेट्रिक है, ये दो इक्वल पार्ट्स में कट रहा है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर एक साइक्लिक रिंग है, दोनों सिस फॉर्मेशन में है, दोनों में जो ग्रुप लगे हुए हैं सिस फॉर्मेशन में उनमें एक एक किरल सेंटर है, और एक किरल सेंटर जो है दोनों का एक एक किरल सेंटर है, उसमें एक साइड वाले में R फॉर्मेशन में है, दूसरे साइड वाले में S फॉर्मेशन में है, तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। RS चेक किया, सिस फॉर्मेशन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है ना। अगर इसी कंडीशन में मॉलिक्यूल क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन में हो, तब अगर एक साइड वाला R है और दूसरा साइड वाला भी R है, या एक साइड वाला S है और दूसरे साइड वाला भी S है, तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल में क्या होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन में RR और SS अगर है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, और सिस फॉर्मेशन में एक में R दूसरे में S तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये हम दिमाग में बिठा लेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम आगे भी अभी कुछ केसेस में देखने वाले हैं, तो इस चीज़ को बहुत बढ़िया से ध्यान में रखें कि अगर कोई रिंग है या कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी है, ये चीज़ ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी हो सकती है कि अगर कोई मान लीजिए अल्कीन है जिसके अंदर सिस फॉर्मेशन में अल्कीन कनेक्टेड है, लेकिन जो सिस फॉर्मेशन में ग्रुप लगे हुए हैं, भाई एक तो HH लगा हुआ है और दोनों तरफ ग्रुप लगे हुए हैं, वो ग्रुप अगर क्या है, एक R है और दूसरा S है, क्योंकि सिस फॉर्मेशन है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। और अगर इसी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और दोनों RR होंगे या दोनों SS होंगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। इस तरीके के एग्जाम्पल हम अगली क्लास में लेने वाले हैं। दैट्स इट इन टुडेज क्लास।